औषधि एवं टॉनिक। यूपी में जल्द लागू होगी नई स्टार्टअप नीति। कैबिनेट मंजूरी के बाद जारी होगा नोटिफिकेशन। प्रदेश में बनेंगे 20 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। चढ़ावा चोरी मामले में टिन्नू यादव के रिमांड पर आज होगी सुनवाई। पुलिस ने मांगी कस्टडी रिमांड। बोली पूछताछ में खुल सकते हैं बड़े राज। ज्ञानवापी मथुरा संबल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता पहल को झटका। हिंदू मुस्लिम पक्षों ने ठुकराया प्रस्ताव। तीनों विवादों का फैसला पर अदालत की मांग। देश भर में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। लोगों से सावधानियां बरतने की सलाह। होर्मुज जल डब्ल्यू मध्य में ईरान का हमला। यूएई के 2 तेल टैंकरों पर मिसाइल हमला। हमले में एक भारतीय नाविक की मौत, 6 घायल। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक विदिशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर, जहां ज्ञान वापी मथुरा संबल विवाद पर बड़ा अपडेट सामने आया है। जी हां, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां ज्ञान वापी मथुरा संबल विवाद पर बड़ा अपडेट। ज्ञान वापी विवाद में सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता सुझाव पर संत समिति नाराज, तो वहीं अखिल भारतीय संत समिति ने मेडिकेशन प्रस्ताव को बताया छलावा। संत समाज ने कहा समाधान केवल न्यायिक प्रक्रिया से संभव। महासचिव स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती का इस वक्त बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, आपको बता दें, आस्था के मुद्दे पर समझौता स्वीकार नहीं, कोर्ट के फैसले पर भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट के सुझाव की बात तेज हुई बयानबाजी। ये बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां ज्ञान वापी मथुरा और संभल विवादों के समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा मध्यस्थता का सुझाव हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के याचिकाकर्ताओं ने ठुकरा दिया है। दोनों पक्षों का स्पष्ट कहना है कि इन संवेदनशील धार्मिक मामलों का फैसला अदालत के माध्यम से कानूनी तौर से ही होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने समाधान समारोह नाम से एक विशेष लोक अदालत 21 से 23 अगस्त 2026 के बीच आयोजित करने का प्रस्ताव रखा था और इसे दोनों ही पक्षों ने खारिज कर दिया है। अखिल भारतीय संत समिति सहित अन्य हिंदू संगठनों का मानना है कि इन मामलों में समझौता नहीं किया जा सकता। वे चाहते हैं कि विवादित स्थलों को कानूनी प्रक्रिया के जरिए हिंदू पक्ष को सौंपा जाए। वहीं मुस्लिम पक्ष का यह मानना है कि अंजुमन इंतजामिया, मस्जिद कमेटी और अन्य मुस्लिम पक्षों ने साफ तौर पर कहा है कि वे लोक अदालत में मध्यस्थता के बजाय नियमित अदालती सुनवाई के माध्यम से ही अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। तो ये बहुत बड़ी जानकारी और बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस असहमति के बाद 14 जुलाई और अन्य जगहों पर होने वाली मध्यस्थता बैठकों का कोई औचित्य नहीं बचा है। कोर्ट के द्वारा ज्ञानवापी के मसले को मीडिएशन सेंटर या लोक अदालत के जरिए हिंदू और मुसलमान दोनों पक्षों के द्वारा निपटाने की बात कहना, अखिल भारतीय संत समिति का यह मानना है कि यह एक छलावा मात्र है और इतिहास दोहराने की पुनः कोशिश है। श्री राम जन्मभूमि के भी प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 लोगों का एक मध्यस्थता पैनल बनाया था। अंततोगत्वा परिणाम क्या हुआ? मध्यस्थता इस्लाम को स्वीकार नहीं है। क्यों नहीं स्वीकार है? जिन लोगों की यह मानसिक अवस्था है कि उनके बाप दादों ने 700 वर्षों तक हिंदुओं पर हुकूमत की, उनके मंदिर तोड़े, उनके मठों पर कब्जे किए। तो देखिए, तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों ने ही मध्यस्थता से इनकार कर दिया है। हिंदू पक्ष का कहना है कि अखिल भारतीय संत समिति सहित अन्य हिंदू संगठनों का मानना है कि वे इन मामलों पर समझौता नहीं किया जा सकता। तो वही मुस्लिम पक्ष भी यही कहता हुआ नजर आ रहा है। उनका कहना है कि इस पर कानूनी तौर पर जो भी फैसला सामने आएगा वो स्वीकार्य होगा। ज्ञानवापी विवाद में सुप्रीम कोर्ट के मध्यस्थता सुझाव पर इस वक्त दोनों ही पक्षों ने इनकार कर दिया है।
संत समाज ने कहा है कि समाधान केवल न्यायिक प्रक्रिया से संभव है, तो वही मुस्लिम पक्ष भी यही कहता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां दोनों ही पक्षों ने इस फैसले को ठुकरा दिया है। तो ज्ञानवापी मथुरा और संभल विवादों के समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा मध्यस्थता का सुझाव हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के याचिकाकर्ताओं ने ठुकरा दिया है। दोनों पक्षों का स्पष्ट कहना है कि इन संवेदनशील धार्मिक मामलों का फैसला अदालत के माध्यम से कानूनी रूप से ही होना चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने समाधान समारोह नाम से एक विशेष लोक अदालत 21 से 23 अगस्त 2026 के बीच आयोजित करने का प्रस्ताव रखा था और इसे दोनों ही पक्षों ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है, इनकार कर दिया है। अखिल भारतीय संत समिति सहित अन्य हिंदू संगठनों का मानना है कि इन मामलों में समझौता नहीं किया जा सकता और वे चाहते हैं कि विवादित स्थलों को कानूनी प्रक्रिया के जरिए हिंदू पक्ष को सौंप दिया जाए। वहीं अंजुमन इंतजामिया, मस्जिद कमेटी और अन्य मुस्लिम पक्षों ने भी साफ कर दिया है कि वे लोक अदालत में मध्यस्थता के बजाय नियमित अदालती सुनवाई के माध्यम से ही अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। तो इस असहमति के बाद 14 जुलाई और अन्य जगहों पर होने वाली मध्यस्थता बैठकों का कोई औचित्य नहीं बचा है और अब सुप्रीम कोर्ट में ही लंबी कानूनी बहस और साक्ष्यों के आधार पर इन मामलों का अंतिम फैसला होगा। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां इस पूरे मामले में अब एक तरह से कहे तो सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता की पहल विफल होती हुई नजर आ रही है। तो आस्था के मुद्दे पर समझौता स्वीकार नहीं होगा। ज्ञानवापी विवाद में सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता सुझाव फिलहाल यहां असफल होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। जहां आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मथुरा और संभल मामलों में सहमति आधारित समाधान तलाशने के उद्देश्य से पक्षकारों को मध्यस्थता प्रक्रिया में शामिल होने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन यह परवान नहीं चढ़ सका। हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों ने इस पहल को अस्वीकार कर दिया है। ऐसे में आपको बताते चले कि दोनों ही पक्षकारों का मध्यस्थता यानी कि प्रक्रिया में शामिल होने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन अब दोनों ही पक्षों ने शामिल होने से मना कर दिया है। और प्रवीण चौबे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रवीण, देखिए, दोनों ही पक्षों ने इस पूरे मामले में मध्यस्थता करने से इनकार कर दिया है और ऐसे में उनका कहना है कि जो भी फैसला आएगा वो सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। बिल्कुल, उससे देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार ही मध्यस्थता की बात कही गई थी। मध्यस्थता बैठक कराई जाए। हमारे साथ इस समय हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव जी हैं। सीधे उन्हीं से बात करते हैं, क्या मामला है, क्या दोनों पक्षों में सहमति बन रही है या किस बात पर असहमति बन रही है। सीधे इनसे ही बात करते हैं और जानेंगे कि क्या मामला है। जो जी, ज्ञानवापी प्रकरण में माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मेडिएशन की बात आई थी कि दोनों पक्ष मिल बैठ के इस मुद्दे का समाधान ढूंढे, परंतु हमारा मानना है, हिंदू पक्ष का और हमारे वादकारियों का कहना है कि जब आप अतिक्रमणकारी हैं, आपने इंक्रोच किया है और ज्योतिर्लिंग का, काशी विश्वनाथ के ज्योतिर्लिंग का मूल स्थान ज्ञानवापी मस्जिद है, तो उसको आप छोड़िए और वहां पर भव्य मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त करिए। उसी संदर्भ में मुस्लिम पक्ष भी इस बात को डिनाई कर रहे हैं। उसके साथ देखा जाए तो मुस्लिम पक्ष और अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने जो है बैठक में आने से मना कर दिया है। अब इसके आगे आप लोगों का क्या स्टैंड होगा? निसंदेह अगर वो आते हैं तो बात रखी जाएगी और इस पर उन्हें समझाया बुझाया जाएगा और उसके लाभ हानि का भी विषय बताया जाएगा कि आप घाटे में हो। आपका वर्चस्व राजनीतिक जिस प्रकार से भारतीय राजनीति में था, जब से राम जन्मभूमि का और ये धार्मिक मामले आए हैं, आपके राजनीतिक जीतो समाप्त हो गए हैं। अब होश में आ जाइए और समझिए इस देश के सांस्कृतिक विषय को और सभ्यतागत न्याय के विषय पर आप भी सहमत हो और सहभागी बने। अगर बात दाखिल किए गए हैं जी, तो चारों में क्या चारों पर सहमति बनाने की बात हुई है या ज्ञानवापी, श्रृंगार गौरी, व्यासपीठ, ये चारों मामलों में मुख्यतः जो ज्ञानवापी का मूल स्थान है उसी पर दावा किया गया है और जो अनुतोष मांगा गया सब में चारों में समानता है। और इस विषय पर अगर मुस्लिम पक्ष नहीं मानता है
तो हम अवश्य ही ट्रायल कोर्ट के शरण में जाएंगे और ये मुकदमा प्रोसीड करेगा, क्योंकि हमारे पक्ष मौजूद है। ASI सर्वे हो चुका है, 850 पेज की रिपोर्ट है ASI की, और साथ में 350 पन्ने ऐसे मटेरियल मिले हैं जो मंदिर होने के साथ हैं, उसमें वो प्रमाण मिले हैं आर्कियोलॉजी। और साथ में ऐसे दावे रहे मस्जिद के अंदर की जिससे कि हिंदू पक्ष पूरा दावा कर रहा है कि ये मस्जिद नहीं मंदिर है। निसंदेह बीच में वजू खाने में शिवलिंग है और व्यास के तहखाने पूजा हो रही, पार्श्वभाग में श्रृंगार गौरी का विग्रह है और पूजा पाठ आरंभ हो गई है, शारदीय नवरात्र के चौथे रुचि को हो रही है। तो ऐसे दशा में उन्हें इस विषय पर केवल इस अपने को ट्वीट करना है, छोड़ना है, ज्ञानवापी को और मुक्त कर देना चाहिए। और मेरा मानना है कि ये बड़ा सद्भावपूर्ण रहेगा। काशी के लोग हैं, समझदार हैं, एक महान बौद्धिक शहर के लोग हैं, ये बात उन्हें भी मुस्लिम पक्ष नहीं आ रहा है, अगर आता है तो क्या स्टैंड होगा? निसंदेह उन्हें समझाया जाएगा कि ज्ञानवापी का जो तथ्य है आर्कियोलॉजी सर्वे में आप लोग रहे हैं और उसके पहले जो एडवोकेट कमीशन हुआ उसकी रिपोर्ट भी है, उन सबके दृष्टिगत रखते हुए आप लोगों को मालूम है कि कहाँ क्या है, कैसे सच्चाई क्या है, उसको डिनाई न करें अपने आकाओं के कहने पे। स्थानीय स्तर पर मिल बैठ के सुलझाएं, यह बात अवश्य इनको समझाया जाएगा और कहा जाएगा। लेकिन अगर मस्जिद कमेटी की बात की जाए तो वो लगातार इसका विरोध करते हैं और कहते हैं कि पूरे प्रकरण में जो है लगातार हिंदू पक्ष को ही अयोध्या दे दिया गया। ज्ञानवापी की बात है, हम नहीं लेंगे किसी भी कीमत पर, चाहे कुछ भी भुगतना पड़े, तो चाहे कोई नौबत आ जाए। तो उसके लिए हम लोग तैयार हैं और ताल ठोक के कहते हैं कि आप दिए नहीं हैं राम जन्मभूमि, छीनी गई है आपसे, और आपने कभी वहां पे राम जन्मभूमि था, आपने भी हमसे छीना था, समय बदला, हमने छीना, अब हमारा समय है, हम अवश्य अपने जो देश के सांस्कृतिक मानवर्धन के बिंदु हैं उनको प्राप्त करेंगे, उससे हमें कोई नहीं रोक सकता। तो निश्चित तौर से देखिए, वकील साहब का ये कहना है, हिंदू पक्ष के वकील है मदन मोहन यादव जी, इनका कहना है कि हमसे हमारे जो धरोहर थी, जो काशी विश्वनाथ की मंदिर थी, उसको छीना गया है। तो अब समय ऐसा आ गया है कि हिंदू पक्ष जा सकता है और लेने की आवश्यकता है। बिल्कुल प्रवीण, ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि अब देखिए मध्यस्थता के बाद से इनकार तो कर दिया गया है दोनों पक्षों की तरफ से, अब आगे कोर्ट का जो कानूनी प्रक्रिया है वो क्या होगी? वकील साहब, अगर कहा जाए पूरे मामले में जो है, आपने सुना क्या स्टैंड होगा आगे कानूनी प्रक्रिया में अगर नहीं आती है? जी, मैं इसको विस्तार से बता रहा हूँ। हमारे आग्रह पर वर्षिप एक्ट के सुनवाई थी 110 की, उस विषय पर हमारे वर्षिप एक्ट की बात की जाए तो वर्षिप एक्ट से पहले तो वर्षिप एक्ट की बात कर रहा था मुस्लिम पक्ष, लेकिन अब उसी पर से भाग रहा है। नहीं, मैं पूरी बात बता रहा हूँ। उसी के आग्रह पर 2019 को अश्विनी उपाध्याय जी ने इस विषय पर PIL दाखिल किया था और उसको सुप्रीम कोर्ट आहूत कर रहा है, सुनवाई कर रहा है उसका समाधान निकालने के लिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल और इसके पहले 12/12/2024 को का आर्डर आया हुआ था कि कोई भी निचली अदालतें ASI सर्वे का मामला नहीं, धार्मिक मामले उठाएंगी ना तो नए मामले को एडमिट तो करेंगी, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं करेंगे, और जो सुनवाई रापट चल रही है उसमें कोई ऐसा ऑर्डर नहीं देंगे जिससे कुछ सुप्रीम कोर्ट में कुछ नकारात्मक असर पड़े। तो उसके मद्देनजर उसी की हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं और इसी मामले में हमारे आग्रह पर अश्विनी उपाध्याय जी आके बहस किए तो उसी पैसे पे और इस मामले को बाईपास कराए उन्होंने अपने तर्कों के साथ जिला जज की कोर्ट में, और इस नाते ये मुकदमा प्रोसीड कर रहा है। तो आगे ट्रायल कोर्ट है और उसके बाद हम तो अवश्य ही कोर्ट से माननीय न्यायालय से निवेदन करेंगे कि आप ASI सर्वे के मामले को मेरी चलाई और सुनवाई करेंगे। तो निश्चित तौर से देखिए, हिंदू पक्ष के वकील का कहना है कि जो सर्वे हुए थे उसको मेरिट पे लाया जाए, उस पर सुनवाई की जाए, अगर मुस्लिम पक्ष भागता है तो। बिल्कुल प्रवीण, ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि देखिए हालांकि मध्यस्थता करने से दोनों ही पक्षों ने इनकार कर दिया है, तो क्या ये सिर्फ वर्तमान में है या फिर भविष्य में भी बातचीत का कोई रास्ता खुला है, कोई जरिया खुला हुआ है? साहब, क्या लग रहा है, पहले ये बताइए, हिंदू पक्ष बैठक में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हिंदू पक्ष आ रहा है, हमारे वादकारी आ रहे हैं, हमारी पैरोकार आ रहे हैं, हमारी वादिनी महिलाएं आ रही हैं सभी, और इसमें जहाँ तक मेरा मानना है कि संवाद को सतत बना रहना चाहिए, यहाँ तक कि विपरीत परिस्थितियां भी बना रहना चाहिए और बातचीत का, संवाद का रास्ता हमेशा मुस्लिम पक्ष नहीं आ रहा है,
तो आगे वादकारियों में से अधिवक्ता है, तो आगे आप लोगों का किस तरह के स्टैंड होगा, और जो वादकारी है हिंदू पक्ष के, वो कितने बजे बैठक होनी है? आज 11 बजे थी, परंतु यहाँ के प्रशासन ने, न्यायालय के प्रशासन ने कहा कि नहीं, अब वो 1:30 बजे होगी। तो ये मेरा मानना है कि आए, अगर नहीं आते हैं तो फिर उसका समाधान ये है कि हम ट्रायल कोर्ट में अब जैसे मुकदमे फेस कर रहे थे वो करेंगे और उसी तरह ताल ठोक से लड़ा जाएगा। निश्चित तौर से देखिए, ये कहना है हिंदू पक्ष के अधिवक्ता का कि अगर मुस्लिम पक्ष नहीं आता है, हमारा वादी पक्ष जो वाद पक्ष है हिंदू पक्ष है, उसके वादी और अधिवक्ता उसके पैरोकार सभी लोग आ गए हैं, लेकिन प्रशासन ने किसी कारण सुरक्षा कारणों से, देखिए यहाँ सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। कचहरी परिसर में सभी को मीटिंग के दौरान दी जा रही है। निश्चित तौर से कचहरी के चारों तरफ जो है वाराणसी न्यायालय की चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, लेकिन अब जिला प्रशासन ने और कचहरी न्यायालय प्रशासन ने जो है समय को बढ़ा दिया है, तो 1 बजे के बाद। बिल्कुल, तो देखिए सबकी नजरें टिकी हुई है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कुछ फैसला सुनाता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। जब हर मुद्दे को ब्लैक एंड व्हाइट बताया जाएगा, तब सच के बाकी रंग कौन दिखाएगा? जल्द आ रहा है सिर्फ भारत अपडेट पर। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल व कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम और फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सच्ची सहेली, महिलाओं की सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। यूपी में जल्द लागू होगी नई स्टार्टअप नीति। कैबिनेट मंजूरी के बाद जारी होगा नोटिफिकेशन। प्रदेश भर में बनेंगे बिजनेस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। चढ़ा चोरी मामले में टिन्नू यादव के रिमांड पर आज होगी सुनवाई। पुलिस ने मांगी कस्टडी रिमांड। पुलिस पूछताछ से खुल सकते हैं बड़े राज। ज्ञानवापी मथुरा संभाला विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता पहल को झटका। हिंदू मुस्लिम पक्षों ने ठुकराया प्रस्ताव। तीनों विवादों का फैसला पर अदालत की मांग। देश भर में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। लोगों से सावधानियां बरतने की सलाह। होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान का हमला। यूएई के 2 तेल टैंकरों पर मिसाइल हमला। हमले में एक भारतीय नाविक की मौत, 6 घायल। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में फिर महंगी हो सकती है बिजली। ये बहुत बड़ी जानकारी, जहां दिल्ली में बिजली बिल में 8% तक बढ़ोतरी संभव है। डीईआरसी ने अतिरिक्त सरचार्ज लगाने की मंजूरी दी है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां फिर से बिजली महंगी हो सकती है। तो बड़ी खबर, जहां दिल्ली में फिर से बिजली महंगी हो सकती है। 8% तक फिर से बिजली महंगी हो सकती है। दिल्ली में बिजली बिल में 8% तक बढ़ोतरी संभव बताई जा रही है और ऐसे में डीईआरसी ने अतिरिक्त सरचार्ज लगाने की मंजूरी दी है। तो एक बार फिर से बिजली बिल में बढ़ोतरी की खबरें सामने आ रही है, जहां दिल्ली विद्युत नियामक आयोग ने बिजली वितरण कंपनियों को लगातार दूसरे महीने मई की बिजली खरीद लागत पर 8% तक का अतिरिक्त सरचार्ज लगाने की मंजूरी दे दी है। ये बड़ी जानकारी, जहां यह सरचार्ज फिक्स्ड और एनर्जी चार्ज के आधार पर लगाया जाएगा। दिल्ली सरकार से पूरी सब्सिडी प्राप्त करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं के बिल पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा।
जिन उपभोक्ताओं की खपत 500 यूनिट से ज्यादा है और जिन्हें कोई सब्सिडी नहीं मिलती है, उनके बिलों में लगभग 1% से 3.3% तक की अंतिम बिल बढ़ोतरी देखी जा सकती है। स्नेह कमल ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्नेह कमल, दिल्ली में बिजली बिल में 8% तक बढ़ोतरी संभव है, ऐसे में क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है लोगों की इस फैसले के बाद से? जी बिल्कुल, दिल्ली विद्युत नियामक आयोग DERC ने बिजली वितरण कंपनियों को मई 2026 में तय 10% की सीमा से अधिक फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरकार देनी FTPSA में छूट वसूलने छूटे 10 जुलाई को जारी आदेश में कहा गया कि अब उपभोक्ता बिजली के बिल में बढ़ोतरी होती है। आयोग ने जो दिल्ली के 3 वितरण कंपनियां हैं BRCL, BYCL और TPDDL के आवेदन पर यह रहा कि तीनों डिस्कॉम कंपनियों ने कहा था कि मई 2026 बिजली खरीद की वास्तविक लागत 30 दिसंबर 19 के टैरिफ आदेश में लगाए गए लागत के आधार पर काफी बढ़ गई है। DERC के अनुसार मई 2026 के लिए वास्तविक FTPAS BRCL में 25.07%, BYCL में 19.93% और TPDDL में 8.30% बनता है, लेकिन नियम 134D के तहत बिलिंग क्षेत्र में अधिकतम 10% ही वसूला जा सकता है। इसलिए नियम 172 के तहत छूट देते हुए आयोग ने अतिरिक्त वसूली की अनुमति दी है। यानी अब BRCL जो है 10% बिल्कुल, तो एक बार फिर से दिल्ली में देखिए बिजली के बिल में बढ़ोतरी की यहाँ पर संभावना जताई जा रही है। 8% तक बढ़ोतरी संभव बताई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया स्नेह कमल आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। जौनपुर शहर में सुबह सुबह चेन स्नैचिंग की वारदात ने लोगों में दहशत फैला दी है। शहर कोतवाली क्षेत्र के बजरंग घाट मोहल्ले में मॉर्निंग वॉक से लौट रही एक बुजुर्ग महिला को बाइक सवार 2 बदमाशों ने निशाना बनाया। बदमाशों ने उनके गले से करीब 10 ग्राम सोने की चेन झपट ली। विरोध करने पर महिला को धक्का देकर सड़क पर गिरा दिया गया, जिससे वे घायल हो गई। पूरी वारदात पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। पीड़िता के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने CCTV फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और बदमाशों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। तो चेन स्नैचिंग की ये घटना सामने आई है, जहां एक महिला के गले से दिन दहाड़े 10 ग्राम सोने की चेन छीनकर बदमाश भागते हुए नजर आ रहे। CCTV कैमरे में ये वारदात कैद हो गई है और इस CCTV के जरिए पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल करते हुए नजर आ रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।